मयूंग की फुसफुसाहटें। क्या आप रहस्यों में विश्वास करते हैं? नहीं? तो शायद यह कहानी आपका नजरिया बदल दे। यह कोई कल्पना नहीं, कोई अफसाना नहीं, यह एक सच्ची दास्तान है जिसे मैंने खुद जिया है। भारत एक विचित्र देश है जहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और उसके साथ कहानियां भी। कोई गांव प्रेम गाथाओं में डूबा है तो कहीं वीरता की कथाएं हवाओं में तैरती हैं, और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां कहानियां फुसफुसाती नहीं, चीखती हैं, जैसे मयोंग। मयोंग गुवाहाटी से लगभग 52 किलोमीटर दूर एक रहस्य से भरा गांव। वहां की मिट्टी में जैसे तंत्र की गंध है और हवाओं में कुछ छिपा हुआ सा। उन दिनों मेरी उम्र 25 वर्ष थी। मैं माधव मजूमदार, बाहर से देखने पर एक आम पत्रकार, एक शोधकर्ता और अपने पिता की निर्माण कंपनी का वारिस। लेकिन सच कहूं तो मेरी असली पहचान केवल एक व्यक्ति जानता था, मेरे चाचा उमाशंकर मजूमदार। वही मेरे गुरु थे और मैं उनका प्रशिक्षु, एक नौसिखिया जासूस। हम दोनों की डिटेक्टिव एजेंसी थी USM सर्विसेज। चाचा जी को बचपन का अनुभव था और मुझमें थी फील्ड पर जाने की जिज्ञासा। हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे। वो कोलकाता में, मैं मुंबई में। बातचीत होती थी पर सीमित, वो भी कोड वर्ड्स और कूट भाषा में। उनका साफ नियम था, काम की बात सिर्फ काम के लोग जाने, कोई तीसरा नहीं। और इसी नियम ने मुझे वहां पहुंचाया जहां से ये कहानी शुरू होती है, मयोंग में। उस गांव में जहां कुछ लोग गए लेकिन लौटकर कभी नहीं आए। कहानी शुरू करने से पहले एक बात, जिन चेहरों, जिन आवाजों और जिन घटनाओं के बारे में आप अब पढ़ने या सुनने जा रहे हैं, वो सब बिल्कुल सच्चे हैं। बस उनके नाम मैंने बदल दिए हैं, क्योंकि कभी कभी सच्चाई को बचाने के लिए पहचान छुपाना जरूरी होता है। तो आइए परतों को खोलते हैं, एक रहस्य की जो समय की धुंध में कहीं दबा था। कहानी अब शुरू होती है। अध्याय 2। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं अकेली हूं। प्रभात से पहले की वह अंधेरी घड़ी थी। समय हो रहा था 4:10। ट्रेन के भीतर गहरा सन्नाटा पसरा था। माधव की इलेक्ट्रॉनिक घड़ी ने धीरे से बीप बीप की एक हल्की सी ध्वनि दी, मगर माधव तो पहले से ही जाग चुका था। करीब 3:40 से ही वह जागा हुआ था, जबकि केबिन में बाकी सभी यात्री गहरी नींद में डूबे थे। उसने एक क्षण के लिए सोचा कि सभी को जगा दे, पर नींद में खोए चेहरों को देखकर वह चुप रह गया। डॉक्टर कविता, जो अकेली यात्रा कर रही थीं, उनके पास सामान भी काफी था। माधव को लगा कि कम से कम उन्हें तो जगह देना चाहिए। वह धीरे से उनकी ओर झुका और कान के पास फुसफुसाया, मैडम उठिए, गुवाहाटी आने वाला है। लेकिन कविता नहीं जागी। माधव ने थोड़ा जोर से फिर आवाज दी, मैडम। और तभी कविता के होंठों से बहुत धीमी पर रहस्यमयी सी आवाज निकली, माधव, मोक लोई झाबा, मोई एकेला, ऐतिया मुरकोनो ने नाए। माधव, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं अकेली हूं, अब मेरा कोई नहीं है। माधव को उस वाक्य का अर्थ अच्छी तरह समझ में आ गया था, पर कविता ने ऐसा क्यों कहा? यही बात उसके मन में गूंज रही थी। क्या वह कोई सपना देख रही थी, या फिर कोई भूली बिसरी पुरानी बात उसके अवचेतन में लौट आई थी, जिसे वह अनजाने में दोहरा रही थी? वो शब्द सिर्फ एक पुकार नहीं थे, उनमें छिपा था कोई गहरा दर्द, कोई बीता हुआ रिश्ता, या शायद कोई ऐसी छाया जो अब कविता के जरिए माधव को पुकार रही थी। माधव ने अपने विचारों को झटकते हुए अब देरी करना उचित नहीं समझा। उसने आगे बढ़कर कविता के कंधे को हल्के से झिंझोड़ा, और तभी कविता ऐसे उठी जैसे किसी गहरे पानी में दबी हुई आत्मा अचानक सतह पर आ गई हो। उसका चेहरा भय से सफेद था, सांस लेने के लिए पूरा मुंह खुला हुआ, जैसे हवा की एक बूंद भी उसके लिए जिंदगी और मौत के बीच की दूरी हो। कविता ने माधव के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ में घबराहट थी, डर था, और शायद किसी अनदेखी सच्चाई की पुकार भी। कविता अचानक उठ बैठी और उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढंक लिया, जैसे कोई बुरा सपना देखकर जागी हो। माधव ने धीमे स्वर में कहा, मैडम चलिए, मुंह धो लीजिए, गुवाहाटी स्टेशन आने ही वाला है, तब तक मैं आपका सूटकेस निकाल देता हूं। कविता ने धीरे से धन्यवाद कहा और बाथरूम की ओर चली गई।
माधव ने दोनों सूटकेस खुद ही निकाले, लेकिन उनमें से एक अजीब तरह से भारी था, जैसे उसमें कोई सामान नहीं बल्कि पत्थर भरे हों। माधव के मन में विचार आया, इतना भारी सूटकेस ये लड़की कैसे ले जाएगी? शायद कोई कुली बुला लेगी। उसने वह सूटकेस घसीटकर दरवाजे के पास रखा और अब गुवाहाटी स्टेशन के आने का इंतजार करने लगा। साथ ही कविता के लौटने की निगाह भी दरवाजे पर टिकी रही। गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुक गई। अंकल आंटी भी जाग चुके थे। उन्होंने माधव से विदा ली। कभी फिर मिलेंगे कहकर वे अपने रास्ते चले गए। माधव भी उतरने के लिए तैयार था। बस अब इंतजार था तो केवल कविता का, पर कविता अभी तक नहीं लौटी थी। माधव ने अपना बैग उठाया और केबिन के बाहर आ गया। तभी वह चौंक गया। केबिन के दरवाजे के बाहर कविता एक खंभे के पास चुपचाप खड़ी थी। माधव बोला, मैडम, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। चलिए, हमें उतरना है। मैं आपका सूटकेस नीचे उतार देता हूं। आप एक बार चेक कर लीजिए कि बर्थ पर कुछ छूट तो नहीं गया। यह कहते हुए उसने वह भारी सूटकेस ट्रेन के फर्श पर घसीटते हुए दरवाजे तक लाया। बहुत मुश्किल से उसने उसे नीचे प्लेटफॉर्म पर उतारा, पर तभी उसने देखा जहां जहां सूटकेस गया था वहां ट्रेन के फर्श पर एक लाल रंग की लकीर बन गई थी, जैसे किसी ने लाश को घसीटा हो। माधव की सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। उसने इधर उधर देखा, सारे स्टॉल्स बंद थे और सारे यात्री भी जा चुके थे। प्लेटफॉर्म पर अब बस माधव अकेला खड़ा था। न कोई इंसान, न कोई कूली। उसने पुकारा, मैडम, ट्रेन से उतरिए, मुझे जाना है। तभी उसके कंधे पर किसी ने धीरे से हाथ रखा। माधव ने मुड़कर देखा। कविता वहां खड़ी थी, एकदम शांत मुद्रा में। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा गंभीर और ठंडा। माधव ने उसे देखा। डर की एक लहर उसकी नसों में दौड़ गई और फिर कविता मुस्कुराई, एक अजीब गूंजती हुई मुस्कान। धन्यवाद माधव, तुमने मेरी बहुत मदद की। कभी आओ मेरे घर, तुम्हें वहां बहुत सी नई कहानियां मिलेंगी। यह कहकर वह झुकी और बड़ी आसानी से उस भारी सूटकेस को उठा लिया, जैसे वह बिल्कुल हल्का हो। एक हाथ में एक एक सूटकेस लेकर वह ऐसे चलने लगी जैसे उन सूटकेसों में फूल भरे हों। माधव बस उसे जाता हुआ देखता रहा। कविता एग्जिट गेट की ओर बढ़ रही थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल अकेली। माधव ने पीछे से पूछा, अरे तुम्हारा घर कहाँ है? कविता बिना मुड़े बोली, जहां की कहानी मैं तुम्हें सुना रही थी। और फिर उसकी आवाज एक गूंज में बदल गई। मयोंग विलेज, मयोंग विलेज, मयोंग विलेज, मयोंग विलेज, मयोंग विलेज। अंत या शायद एक नई कहानी की शुरुआत। माधव रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुका था। ठंडी हवा में हल्की नमी थी और सन्नाटा अब भी बना हुआ था। उसने पास के एक चाय के स्टॉल से गर्म चाय ली और फिर आसमान की ओर देखने लगा, जैसे सूरज के उगने का इंतजार उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा हो। घड़ी में 4:45 हो चुके थे। सुबह होने में अब बस 15 मिनट बाकी थे। सितंबर की इस सुबह में गुवाहाटी में सूरज आमतौर पर 5 से 5:10 के बीच निकलता है। माधव वहीं खड़ा, हाथ में चाय लिए, क्षितिज की उस हल्की रेखा को देख रहा था, जहां से दिन की पहली किरणें आने वाली थीं। मानो उसे सिर्फ उजाले का नहीं, किसी उत्तर का इंतजार हो। जैसे ही सूरज उगा, माधव ने स्टेशन से निकलकर पैदल ही होटल ब्रह्मपुत्र अशोक की ओर चलना शुरू कर दिया। स्टेशन से होटल की दूरी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 1.2 किलोमीटर। शंकर चाचा जी ने उसे गुवाहाटी के एक नक्शे पर साफ साफ रास्ता दिखा दिया था कि कहां से मुड़ना है और कैसे पहुंचाना है। सुबह की ठंडी हवा और हल्के कोहरे में माधव अपने कंधे पर बैग लटकाए शहर की नींद से जागती सड़कों पर चलता जा रहा था। रास्ते में उसने कई सरकारी इमारतों को पार किया। इंडियन रेलवे कैंटीन कॉरपोरेशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गुवाहाटी, और फिर एक मोड़ पर दिखाई दिया सिद्धेश्वरी श्यामा शिव मंदिर, जिसके ठीक सामने था भारतीय रिजर्व बैंक का रीजनल ऑफिस। थोड़ा आगे चलते ही रास्ते में मिला एक पुराना पुरातात्विक पार्क और फिर एक के बाद एक कॉटन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन, कई और सरकारी दफ्तरों की कतारें, और फिर माधव एकदम गुवाहाटी हाई कोर्ट के सामने आकर रुक गया। हाई कोर्ट के ठीक सामने ही था होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, वही होटल जहां उमाशंकर चाचा जी ने
उसके लिए एक कमरा बुक करवा रखा था। माधव ने होटल की ओर देखा और मन ही मन सोचा, शायद यही जगह अब अगले 4 से 6 महीनों तक मेरा ठिकाना होगी। एक नई जमीन पर एक नई शुरुआत की दस्तक, और उसका पहला पड़ाव होटल ब्रह्मपुत्र अशोक। माधव जब होटल ब्रह्मपुत्र अशोक के भीतर पहुंचा तो सामने एक भव्य और सजीली लॉबी फैली हुई थी। छत से झूलते झूमर, फर्श पर बिछी रेशमी कालीनें और हर कोने में एक सुकून सा माहौल। रिसेप्शन काउंटर पर एक लड़की खड़ी थी, इतनी खूबसूरत और शांत कि एक पल को माधव को वो कोई परी जैसी लगी। माधव ने धीमे कदमों से उसके पास जाकर विनम्र स्वर में कहा, मैडम, हरिनारायण मुखर्जी के नाम से एक बुकिंग होनी चाहिए, कृपया चेक कर लीजिए। कमरा भैरवनाथ मुखर्जी ने बुक कराया होगा। जैसे ही माधव ने भैरवनाथ मुखर्जी का नाम लिया, रिसेप्शनिस्ट का चेहरा एकदम पहचान से खिल उठा। उसने तुरंत कहा, ओह, तो आप ही हैं हरिनारायण। भैरवनाथ मुखर्जी जी कैसे हैं? भैरवनाथ साहब को देखे तो एक जमाना हो गया, कई सालों से वे यहां नहीं आए। वैसे आप उनके क्या लगते हैं? माधव ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, मैडम, मैं उनका एक कर्मचारी हूं, वो मेरे बॉस हैं। लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी और एक कमरे की चाबी माधव की ओर बढ़ा दी। फिर उसने काउंटर के नीचे एक घंटी दबाई और तुरंत ही एक सर्विस बॉय वहां आ खड़ा हुआ। उसने माधव से कहा, सर, कृपया अपना बैग दीजिए, मैं आपके कमरे तक पहुंचा देता हूं। मगर माधव ने बहुत नरम और सम्मानजनक लहजे में कहा, धन्यवाद, पर मैं अपना सामान खुद ही उठाना पसंद करता हूं, बस आप मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। उसके स्वर में आत्मविश्वास भी था और एक ऐसी सादगी भी जो शायद आजकल के मेहमानों में कम ही देखने को मिलती है। सर्विस बॉय माधव को होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक भव्य कमरे में ले गया। कमरा एक सूट जैसा था, विशाल, सुसज्जित और बेहद शांत। कमरे की हर दीवार पर बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं, जिनसे ब्रह्मपुत्र नदी का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा था। एक तरफ एक खूबसूरत बालकनी भी थी, जहां बैठकर शाम को गर्म चाय और गर्मा गर्म भजिए के साथ ब्रह्मपुत्र की ठंडी हवा का सुखद आनंद लिया जा सकता था। माधव ने धीरे से अपना बैग उठाया, उसे अलमारी वार्डरोब में सजाकर रखा और फिर अपना कैमरा लेकर बालकनी की ओर बढ़ गया। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति भी किसी अनकहे रहस्य को संजोए बैठी हो, और उस रहस्य का कोई हिस्सा माधव के कैमरे की आंख से झांकने वाला था। माधव ने जैसे ही अलमारी में बैग रखा, वो तुरंत अपने बैग से कुछ अजीबोगरीब चीजें निकालने लगा। उनमें एक नकली लंबी दाढ़ी थी, एक रुद्राक्ष की माला और एक नकली साधु वाला विग। उसने जल्दी से नहा धोकर एक सफेद क्रिम्सन बॉर्डर वाली धोती और एक भगवा रंग का कुर्ता पहन लिया। फिर उसने नकली दाढ़ी को अपने चेहरे पर सावधानी से चिपकाया और रुद्राक्ष की माला गले में डाली। इसके बाद वह धीरे धीरे आईने के सामने गया और खुद को ध्यान से निहारा। आईने में जो चेहरा था वो एक आम आदमी का नहीं, बल्कि किसी नए जमाने के हिप्पी साधु जैसा था। उसका रूप अब किसी युवा तांत्रिक जैसा प्रतीत हो रहा था, जो परंपरा और आधुनिकता के बीच की किसी रहस्यमय रेखा पर खड़ा हो। अब माधव अपने कमरे से निकल आया था, कंधे पर कैमरा टंगा हुआ। उसके चेहरे पर एक अलग ही संजीदगी थी। वह होटल की लॉबी से गुजरते हुए हर कोने को ध्यान से देखता चला गया। रिसेप्शन काउंटर पर वह लड़की अब नहीं थी। माधव ने इधर उधर देखा, पर कुछ बोले बिना चुपचाप होटल के बाहर की ओर बढ़ने लगा। वह मुख्य द्वार की तरफ ही जा रहा था कि तभी पीछे से वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। एक मिनट, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी इस होटल में नहीं देखा। माधव रुक गया, धीरे से मुड़ा और वहीं खड़ी रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा। वो अब थोड़ा संदेह में लग रही थी। माधव ने बहुत सहजता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम, मैं हरिनारायण हूं। आज सुबह ही तो आपसे मिला था। असल में भैरवनाथ साहब ने मुझे एक नाटक के लिए यहां भेजा है। ये जो वेशभूषा है, ये उसी नाटक के लिए है। शायद इसीलिए आप मुझे पहचान नहीं पाई। लड़की हंसी और बोली, ओह, भैरवनाथ साहब भी ना अब तो नाटक भी लिखने लगे हैं। अच्छा बताइए, आपका शो कब है? माधव थोड़ी देर सोचता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, शो में तो अभी वक्त लगेगा, कम से कम 1 महीना तो लगेगा।
बहुत सी रिहर्सल्स बाकी हैं, कलाकारों को भी तैयार करना है, काफी काम है, शायद एक पल की भी फुर्सत ना मिले। पर जब भी शो होगा मैं आपको जरूर बुलाऊंगा, आप चलेंगे ना मेरे साथ? लड़की ने जवाब में सिर हल्का सा झुका दिया और उसकी मुस्कान में जैसे एक नया मंच तैयार हो गया। माधव होटल से बाहर निकला और सामने से गुजर रहे एक ऑटो रिक्शा को हाथ देकर रोका। जैसे ही ऑटो रुका, माधव ने ड्राइवर को एक पता बताया और बिना देर किए उसमें बैठ गया। गुवाहाटी की हलचल भरी सड़कों से गुजरते हुए ऑटो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। शहर की सुबह की भीड़ और दुकानों की चहल पहल के बीच करीब 15 मिनट बाद ऑटो एक भव्य गणेश मंदिर के सामने आकर रुक गया। माधव ने चुपचाप किराया चुकाया और ऑटो से उतरकर मंदिर के प्रवेश द्वार के पास खड़ा हो गया। उसकी निगाहें सामने फैले बाजार पर थीं, रंग बिरंगी दुकानें, फूलों की माला लिए खड़े पुजारी और श्रद्धालुओं की भीड़। यह इलाका गुवाहाटी के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक था, पर इस भीड़ भाड़ वाले बाजार से कहीं ज्यादा प्रसिद्ध था वो गणेश मंदिर, जिसकी शांति और आस्था की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। कुछ देर मंदिर के प्रवेश द्वार के पास खामोशी से खड़े रहने के बाद भीड़ से हटकर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वहां आया। उसने आवाज दी, हरिनारायण, हरिनारायण। माधव चौंक कर इधर उधर देखने लगा। यह नाम उसके लिए नया नहीं था, पर यह सुनना एकदम अनपेक्षित था। उसकी निगाह उस आदमी पर पड़ी जो मंदिर के मुख्य द्वार के पास खड़ा था। वह व्यक्ति देखने में प्रभावशाली था, लंबा कद, गोरा रंग, गाल रसगुल्ले जैसे फूले हुए, भारी भुजाएं और सिर पर अब भी घने बाल। उसका हाव भाव किसी राजसी खानदान के सदस्य जैसा था। माधव उसकी ओर बढ़ा और औपचारिकता में हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उस आदमी ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ लिए और कहा, नमस्कार। माधव थोड़ा असहज हो गया। उसे ये बात खटक गई कि कोई उससे हाथ नहीं मिलाना चाहता। ये अजीब था और कुछ अंशों में अपमानजनक भी। वो आदमी बिना कोई और शब्द कहे सिर के इशारे से सामने खड़ी एक सफेद एम्बेसडर कार की ओर चलने को कहा, फिर खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, मानो वर्षों से उसे यही करना आता हो। माधव ने बिना सवाल किए कार का पिछला दरवाजा खोलने के बजाय अगली सीट पर ड्राइवर के पास बैठना चुना। एम्बेसडर कार धीरे धीरे मंदिर की भीड़ से निकलकर गणेशगुड़ी की गलियों में उतर गई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उस व्यक्ति ने गाड़ी चलाते हुए कहा, हरिनारायण जी, हमारे सनातन धर्म में हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है। हाथ जोड़ना ही नम्रता और सम्मान का प्रतीक माना गया है। मुझे विश्वास है आपको यह बात अब समझ में आ रही होगी। माधव ने उसकी तरफ देखा। वह व्यक्ति मुस्कुरा नहीं रहा था, पर उसकी आवाज में कोई कठोरता भी नहीं थी, मानो वह कोई पुरानी परंपरा, कोई भूला हुआ संस्कार फिर से याद दिला रहा हो और शायद एक संकेत दे रहा हो कि यह मुलाकात साधारण नहीं, कुछ गूढ़ थी। लगभग आधे घंटे की यात्रा के बाद माधव उस व्यक्ति के साथ कामाख्या कॉलोनी पहुंचा। रास्ते भर गाड़ी ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे पेड़ों की छांव से होकर गुजरी थी, जैसे कोई पुरानी स्मृति फिर से जीवित हो रही हो। फिर अचानक एक बड़े बागान नुमा परिसर के सामने कार रुक गई। लोहे का भारी फाटक, दोनों ओर फैले अमरूद और आम के पेड़ और दूर एक पुराना ऊंचा बंगला। यह जगह किसी जमाने की रईसी की निशानी लग रही थी। कार धीमे से रुकते ही उस व्यक्ति ने गाड़ी की चाबी निकालकर जेब में रख ली। माधव ने बाहर झांक कर देखा। यह बागान बाड़ी अपने आप में एक कहानी लग रही थी। सूखी पत्तियां जमीन पर बिछी थीं, पर हर कोना जैसे किसी रहस्य को समेटे चुपचाप खड़ा था। माधव गाड़ी से उतरा और उस विशाल प्रांगण को देखकर ठिठक गया। उसके भीतर कुछ हलचल सी हुई, जैसे यह कोई आम ठिकाना नहीं बल्कि किसी पुरानी कड़ी का अगला पन्ना था। माधव उस आलीशान बगान बाड़ी के अंदर आ चुका था। उसके मार्गदर्शक वही प्रभावशाली व्यक्ति थे जो उसे मुख्य फाटक से लेकर हवेली के बरामदे तक ले आए। बरामदे से होते हुए वे दोनों एक भव्य पुस्तकालय में पहुंचे, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसकी दीवारों पर ऊंचाई तक किताबें करीने से सजी हुई थीं, लकड़ी की पुरानी अलमारियों में बंद। कमरे के एक कोने में एक बड़ा सा टेबल था। एक तरफ एक राजसी ऑफिस चेयर रखी थी और दूसरी ओर 4 सामान्य कुर्सियां।
टेबल पर एक पुराना लेकिन भारी कंप्यूटर रखा हुआ था, जो उस कमरे की शांति में कुछ अलग ही आधुनिकता घोल रहा था। वह आदमी बिना ज्यादा बोले माधव को एक कुर्सी पर बैठने का इशारा करता है और खुद कमरे के अंदर की ओर चला जाता है। माधव चुपचाप बैठा, चारों ओर उस लाइब्रेरी की भव्यता को निहारता रहा। लकड़ी की खुशबू, किताबों की पुरानी बंधाई और हवेली के उस कमरे में पसरी हुई गूंजती हुई खामोशी। तभी कुछ ही देर बाद एक आवाज गूंजी, हरिनारायण। आवाज सामान्य थी, पर उसमें एक गहराई और रौब था, जैसे वो किसी आदेश या परंपरा से बंधी हो। माधव की आंखें आवाज की दिशा में उठीं। कोई आ रहा था। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।